हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये हमारे चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इसके साथ ही हमारा जो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है और नाम से ही आपको हिंट मिलता है कि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस यूनिट का नाम मैं स्पेल आउट करूँगा अगेन, इट इज़ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। हमें इस चैप्टर में इस टाइप की ट्रांजैक्शंस अगर बिजनेस में हो जाएंगी उनकी अकाउंटिंग एंट्री करनी सीखनी है। बट पहले हम ज़रा समझ तो ले कि ये क्या होता है, ये फंडा क्या है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। हमने तो पढ़ा था कि हम सेल करते हैं गुड्स की और उसकी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। मुझे बोलो, जब आप किसी को सेल करते हो तो आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हो? क्या आपको उसकी अकाउंटिंग करनी आती है? हाँ सर, हमें तो अकाउंटिंग एंट्री करनी सेल की आती है, बट डिपेंड करेगा सर वो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैं बोलता हूँ बेटा मतलब क्या आपका ये बोलने का कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन? आप बोलते हो सर अगर ना हम सेल बेचते हैं कैश में तो हम बोलते हैं एंट्री, हमारे पास कैश आता है सर, हम बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और मैं बोलता हूँ अच्छा बेटा फिर जो आपने दूसरी चीज़ बोली थी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो क्या होता है? सर अगर हम किसी को उधार पे बेचते हैं ना माल तो वो हमें पैसे नहीं देता है। मैं बोलता हूँ अच्छा बेटा फिर क्या करते हो तुम? सर हम ना उसको अपनी बुक्स में डेटर दिखाते हैं, तो हम एंट्री करते हैं, तब हम डेटर को डेबिट करेंगे। क्यों डेटर को डेबिट करेंगे? डेबिट द रिसीवर करके। और सर सेल्स हमारी इनकम होगी, सेल को क्रेडिट करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं बोलता हूँ अच्छा ये आपको पता है? आप बोलते हो हाँ सर ये तो हमें पता है, अब आप बता दो अब हमें क्या करना है। मैं बोलता हूँ देखो बेटा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हम किसी को, अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था सर? हमने कंसाइनमेंट पढ़ा था। कंसाइनमेंट में क्या होता था सर? कंसाइनमेंट में क्या होता है, जैसे मैं कश्मीर का दुकानदार हूँ, मेरे पास सेब है और बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे ये सेब बेचने हैं दिल्ली में, तो मैं क्या करता हूँ इनको कंसाइनमेंट बेस पे बेचता हूँ। तो मेरा वहाँ पे एजेंट होता है, कमीशन एजेंट होता है, मैं उसको बोलता हूँ ये मेरा माल तू वहाँ पे बेच दे और जो पैसा आएगा उससे अपनी कमीशन ले लेना और बाकी पैसे मुझे दे देना। तो वहाँ पे सेल कब होती थी सर? जब वो कमीशन एजेंट बेचता था। इसी तरह की एक और टाइप की ट्रांजैक्शन होती है जिसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल ऑन रिटर्न बेसिस। क्या होता है, जैसे मैंने कुछ नई चीज़ बना दी है, आप समझ लो मैंने एक नया चीज़ बना दिया है, नए चिप्स सपोज बना दिए हैं। अब चिप्स का देखो अब क्या है, या तो लेज चलता है या तो अंकल चिप्स चलता है, यही एक दो चलते हैं, या तो बिंगो, यही दो तीन चलते हैं। अब मैंने एक नए टाइप की चिप्स बना दी है, नया ब्रांड का चिप्स मैंने बना दिया, तो मैं क्या बोलता हूँ दुकान, तो क्या मार्केट में नॉर्मली बिकने के चांसेस है सर? बहुत कम है। क्यों? नॉर्मल जो कस्टमर्स है वो तो लेज वेज ही खाते हैं। अब मैं बोलूँगा दुकानदार को तू मेरा ये माल ले ले, वो बोले कि यार तेरा माल लूँगा फिर क्या करूँगा, मुझे इसकी तो डिमांड है नहीं। मैं बोलता हूँ उसको तू एक काम कर ले, तू ये रख ले, तू ये रख ले, अगर तुझे बिका तो ठीक, अगर तुझे बिका तो ठीक, नहीं बिका तो मुझे वापस कर देना। या मैंने टूथपेस्ट निकाला कोई नया सा, तो नॉर्मली कोलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन यही यूज़ करते हैं। मैं बोलता हूँ तू रख ले दुकान पे, कोई कस्टमर आएगा, हो सकता है किसी को पसंद आएगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि आपका नया प्रोडक्ट होता है तो उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए आप ये चीज़ें फॉलो करते हो। आप उस दुकानदार आपको लेने के लिए रेडी नहीं होता, वो बोलता है यार इस प्रोडक्ट तो डिमांड है ही नहीं। मैं बोलता हूँ तुम दुकान में इस चीज़ को रख लो, ले लिया कस्टमर तो ठीक, नहीं लिया तो मुझे वापस कर देना। अब मैंने जब उसको दे दिया, नॉर्मली होलसेल रिटेल में बहुत होता है क्योंकि होलसेल्स के पास ही नॉर्मली जो एंट्रीज है वो टारगेट करते हैं, और फिर जब होलसेलर आगे रिटेलर को देता है तो वो वहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ चलता है। तो होलसेलर उसको बोलता है तू ये रख ले, इसमें तुझे मार्जिन भी अच्छा मिलेगा, बिका तो ठीक, नहीं बिका तो मुझे वापस कर देना। तो यहाँ पे क्या फंडा हो गया, मैंने तो सेल कर दिया है एज ए होलसेलर। अगर मैं देखूंगा मेरे दोस्तों, मैंने तो सेल कर दिया उसको, मैंने तो सेल कर दिया उसको, बट क्या बोला, दो ऑप्शन दे दिए, माल मैंने उसको दे दिया अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मैं तो उसको माल दे रहा हूं, आई एम ट्रांसफरिंग द गुड्स, मैं सेलर हूं यहां पे, वो बायर है नॉर्मली, ठीक है ना, मैं उसको गुड्स दे रहा हूं, बट कंडीशन क्या है सेल की? सेल की कंडीशन है कि वो मुझे बता देगा, वो रखेगा, सपोज 1 मंथ का टाइम होगा,
कुछ भी हो सकता है। 1 मंथ के अंदर अंदर वो जो बोलेगा कि इसको ये गुड्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं। अगर ये इसका बिका 1 महीने के अंदर ठीक, तो अदरवाइज ये मुझे वापस कर लेता है। इसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। आप लोगों ने क्या सीखना है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री कब करेंगे। अब मुझे बता दो, क्या आपने अकाउंटिंग में कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं? हाँ सर, हमने तो पढ़े हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। उसमें कभी पढ़ा है आपने रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? सर हाँ, रेवेन्यू रिकग्निशन के बारे में तो हमारे पास एक वो है, कंसेप्ट है, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसका नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। सर वो बोलता है सेल रेवेन्यू को तब भी बुक करना चाहिए जब आपका क्या ट्रांजैक्शन हो गई और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और देयर इज नॉट एनी अनसर्टेनिटी। तो उसके लिए फिर एक मतलब वो तब बोलता है नॉर्मली कि जब आपको कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी और आपकी ट्रांजैक्शन ओकर होगी, तब आप रेवेन्यू को बुक करोगे। फिर उसके लिए AS9 है, रेवेन्यू रिकग्निशन। उसके ऊपर फिर AS9 भी है, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट के ऊपर AS9 स्टैंडर्ड लाया। वो बोला आप सेल ऑफ गुड्स में कब रेवेन्यू को रिकग्नाइज करोगे? सर 2 चीजें होनी चाहिए। AS9 के हिसाब से रेवेन्यू आप तभी रिकग्नाइज करोगे जब 2 चीजें होंगी। क्या? एक तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, मतलब रिस्क एंड रिवार्ड, जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो ट्रांसफर हो गए। कंसाइनमेंट में हमने देखा था सर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा था कंसाइनर से कंसाइनर, तब जब उसको मैं माल बेचता था एज ए कंसाइनर, मैं उसको रिकॉर्ड एज अ सेल नहीं करता था। और क्या दूसरा चीज है, नो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, नो अनसर्टेनिटी विद कलेक्शन। आपको कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि ये जो आप सेल की एंट्री करोगे आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली किसी कोई बुरा नहीं लेना, अगर किसी का आप पुलिस में, नॉर्मली ऐसे बोलता हूँ, अगर पुलिस वाला या पॉलिटिशियन आ जाता है दुकानदार के पास, ठीक है ना, नॉर्मली जो होता है उधर रेडी पे तो वो जाते नहीं, मैं नॉर्मल बोलता हूँ, पुलिस वाला जब वर्दी में है और वहाँ से फिर जा रहा है वो मार्केट में, मुर्गा दे दो, और उसको डर होता है कि यार मैंने तो स्टॉक बाहर रखा होता है, अगर चला करेगा तो सर आपसे क्या पैसे लेने। तो वो जो मुर्गा बेचा तो क्या उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेगा? अगर उसको लगता है कि ठीक है रिस्क एंड रिवार्ड तो ट्रांसफर कर दिया, अब मुर्गा तो वो पुलिस वाले का बना, अगर नो अनसर्टेनिटी विद कलेक्शन है, अगर पता है कि हाँ पैसे मिलेंगे, तब वो सेल की एंट्री करेगा। अगर ये अनसर्टेनिटी है कि ये बंदा तो पैसा नहीं देगा, इसका रोब दाव है, तब वो उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेगा, वो ट्रांजेक्शन रेवेन्यू को बुक नहीं करेगा। तो रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए 2 कंसेप्ट है, ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर मतलब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम द सेलर टू बायर, एंड देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी विद द रेवेन्यू। तो तुम कलेक्शन तभी तुम सेल की एंट्री करते हो, अगर तुम ये सेल नहीं मानते हो। वो तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन जब होता है। अब सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो इसको दे दिया, तो क्या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया? द आंसर इज नो। क्यों? सर गुड्स इसके पास गए, बट इसके पास ऑप्शन है अभी भी, ये चाहे तो इन गुड्स को वापस भेज देगा, इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ मेरे नाम पे तू रख ले गुड्स। सर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर, तो अभी हम इसको सेल नहीं मानेंगे, इसको हम अभी सेल नहीं मानेंगे। कब मानेंगे सेल? इसको हम सेल कब मानेंगे? तो इसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स के लिए कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने? तुम सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हो? सर हाँ हमने पढ़ा है ना, एक हम कंट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, नॉर्मल उसमें बोलता है 2 पार्टीज के बीच में कंट्रैक्ट होता है, तो किसकी क्या लायबिलिटीज हो, किसका क्या चीज़ हो, वो सारा चीज़ होता है। सर फिर ना एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, वो बोलता है कि सेल कब मान जाती है, तो बताया जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होता है तब सेल मान जाते हैं। अब सर यहाँ पे कब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएगा? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे कब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होगा, तब हम लॉजिकली हम बोलेंगे कि हाँ सेल हो गई। तो जरा एक्ट को देखते हैं, वो देखते हैं वो कब बोलता है कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस पे कब मानी जाएगा कि सेल हो जाएगी, और जब माना जाएगा सेल हो जाएगी तब जाके आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी इस इनकम की, अदरवाइज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप थोड़ा सा माहौल तो आपको बन ही गया इस चीज का। बोलते हैं एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेल ऑफ गुड। मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको लॉ भी थोड़ा सा क्लियर करा दूंगा कि लॉ कैसे पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये बियर एक्ट की डेफिनेशन है, तो मैं यहां से लेता हूं यहां तक, ठीक है ना, और आपको रीड भी कराता हूं कैसे लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है। एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स, वो गुड्स जो सेल ऑफ गुड्स जो ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस भेजे गए, सेलर ने, एग्जांपल होल सेलर ने किसको, बायर को दे दिया, रिटेलर को दे दिया, उसको कब माना जाएगा? द सेल विल टेक प्लेस, कब माना जाएगा कि सेल हो जाएगी? और द प्रॉपर्टी इन द गुड्स
passes to the buyer, कब माना जाएगा risk and reward, the ownership transferred from the seller to the buyer under any of the following conditions satisfied, जब इनमें से any of the following नीचे वाले दिए हुए से कोई भी अगर होगा तो माना जाएगा कि सेल होगी। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, जब ये सेलर को फोन करेगा या किसी तरीके बोलेगा कि भाई मैंने ये तेरा एक्सेप्ट कर दिया, जो तूने गुड्स भेज दिए, मैं ये मान रहा हूँ कि तूने मुझे सेल कर दी। सपोज उसने रखा और 2-3 दिन में देखा उसने भाई डिमांड तो बहुत अच्छी आ रही है, तो उसने होलसेलर को फ़ोन किया, भाई जो आपने भेजे थे ना, मान लो कि आपने मुझे वो भेज दिए और एक काम करो और एक लॉट भेज दो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिग्निफाई कर दिया अपनी एक्सेप्टेंस। और व्हेन ही डज सेट सम एक्ट अडॉप्ट इन द ट्रांजेक्शन, अगर उसने कोई ऐसी हरकत की, फोन नहीं किया सेलर को बट कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे पता चल जाएगा कि इसने इस ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर दिया, मतलब इसने इन गुड्स को मान लिया अपना। अब एग्जांपल बोलोगे, इसने क्या कर दिया, ये आगे भी सपोज ये टाउन में है, मैं होलसेलर जो हूं वो सिटी में है, ये टाउन में है और आगे विलेज है, इसने उठा के ये गुड्स विलेज में किसी बंदे को दिए थे, मैंने उसको बोलना तू बेच देना, इसने किसी और को दे दिए, तो इसने अब ऐसा एक्ट किया जिसका मतलब है जैसे ये अब इसके गुड्स है तो भी जाकर इसने किसी और को आगे दे दिए, तब भी माना जाएगा कि ये सेल हो गई। और इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल, इसने अप्रूवल भी नहीं दिया और एक्सेप्टेंस भी दी सेलर को, ना एक्सेप्टेंस दे दी ना फोन कर दिया कि ठीक है भाई कि मतलब मैंने गुड्स ले लिए, मतलब ऊपर वाली कंडीशन नहीं हो रही है, बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, इसने गुड्स अपने पास ही रखे, उसको नोटिस नहीं दिया कि भाई मैं तो ये गुड्स नहीं ले रहा हूँ, तू इसको वापस ले ले, ये भी नहीं किया। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम, सपोज मैंने उसको बोला था तू 30 डेज के लिए रख लेना और 30 डेज तक मुझे बता देना भाई तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो 30 डेज के अंदर बोलेगा कि भाई मुझे चाहिए, तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। या 30 डेज के अंदर इसने किसी और को आगे दे दिया तो दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो सेल माना जाए। या 30 डेज के अंदर इसने क्या किया, अगर इसने रिजेक्शन का नोटिस दिया कि भाई मुझे नहीं पसंद है वापस ले ले, तो ये सेल नहीं माना जाएगा। बट इसने क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया, ना एक्सेप्ट किया, कुछ भी नहीं किया, ना रिजेक्ट किया, 30 दिन हो गए तो माना जाएगा कि इसने एक्सेप्ट कर दिया, डीम्ड एक्सेप्टेंस उसको बोला जाता है, ठीक है ना। और अगर हमने टाइम फिक्स नहीं किया है, इफ द टाइम इज नॉट फिक्स्ड देन और ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम इफ नो टाइम इज फिक्स्ड, अगर कोई टाइम ही फिक्स नहीं है तब अगर रीजनेबल टाइम माना जाएगा, सपोज 2-3 महीने माना जाएगा, तब तक भी इसने कुछ नहीं बोला। नॉर्मली हम टाइम फिक्स करते हैं, अगर नहीं तो माना जाता है फिर इसने एक्सेप्ट कर ही दिया। अब अगर ये एक्सेप्ट कर दिया फिर इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं कायदे से तो वही होगा, जब इन 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि भाई अकाउंटिंग एंट्री करो, तुम इसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अकाउंटिंग एंट्री करना इज वन थिंग, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अकाउंटिंग एंट्रीज तो बहुत सारी होती है बट जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो इंपॉर्टेंट है। आप कब इसको अपनी सेल मानोगे, बोलते हैं कि जो अब अकाउंटिंग होती है मेरे दोस्तों यहाँ पे सेल ऑफ अप्रूवल बेस पे, वो डिपेंड करता है आप कैसी अकाउंटिंग करोगे। फंडा वही सेम है, कब इन तीनों में से कोई भी चीज ट्रिगर हो जाएगी तो आप रेवेन्यू को बुक कर सकते हो मेरे दोस्तों, आप उसको उस साल का रेवेन्यू बुक कर सकते हो जिस साल में ये ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। बट अकाउंटिंग कैसे करते हो उसके लिए डिपेंड करता है आपका मेथड क्या है, मतलब आप की जो डीलिंग होती है आप कैसे करते हो। वो होता है कि आप जो गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेस पर करते हो, आप कैजुअली करते हो, मतलब यही महीने में एक बार कैजुअली करते हो सेल ऑन रिटर्न बेसिस अप्रूवल बेसिस, या फ्रीक्वेंटली करते हो या न्यूमरसली करते हो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस आप क्या करते हो। कोई नया प्रोडक्ट आ गया बहुत कम, मतलब साल में 1-2 बार ऐसा होता है या 3-4 बार ऐसा होता है कि आप सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस करते हो, अदरवाइज नॉर्मली आप नॉर्मल सेल करते हो, मतलब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हो और 1-2 नए प्रोडक्ट्स नए आते हैं उनमें आप ये चीज़ करते हो, मतलब आप कैजुअली करते हो ये चीज़। या आप फ्रीक्वेंटली करते हो, महीने में 1-2 बार करते हो, तो आपकी मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी। तीसरा चीज़ है न्यूमरसली करते हो, मतलब आप मैक्सिमम यही चाहो, आपकी 80-90% ट्रांजेक्शन यही होती है, आप उस लाइन ऑफ एक्टिविटी में घुसे हो जहां आप यही चीज़ करते हो कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे करते हो। आपने 10-15 दुकानदार पकड़े हुए, उनको बोलते हो भाई ये माल रखो, पसंद आया ठीक, नहीं आया तो वापस कर देना, तो वो होता है न्यूमरसली। तो जिस तरह से आप करते हो उस तरीके से आपकी अकाउंटिंग भी चेंज हो जाएगी। हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कैजुअली, इन न्यूमरसली और फ्रीक्वेंटली में हम बुक्स टोटली डिफरेंटली बनाते हैं क्योंकि अप्रोच ही डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है ना कि आप 80-90% ट्रांजैक्शंस तो आप नॉर्मल सेल करते हो, 5-10% ट्रांजैक्शंस आपकी क्या होती है
जो आप मतलब सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस कर लेते हो या रिटर्न बेसिस, जहाँ पे आप अभी ऑनलाइन ज़माने में आप देखते हो कि आप अगर गुड्स लाते हो, कुछ खरीदते हो तो देयर इज ए पॉलिसी कि आप उसको आपको पसंद नहीं आएगा तो आपको रिफंड करेंगे, यू कैन रिटर्न। तो वो हो सकता है कैजुअली हो, तो अगर कैजुअली है तो अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज के लेक्चर में हम कैजुअल वाला अप्रोच करेंगे। अगर मतलब कैजुअल वाला अप्रोच नहीं, अगर आप कैजुअली गुड्स को बेचते हो ऑन सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस, तब आप अकाउंटिंग कैसे करते हो, तब आप रिकॉर्ड कैसे करते हो। तीनों तरीके से एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी जानना है, ये रेवेन्यू को आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, और वो तभी हो जाएगी या तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी, या तो उसने मतलब डीम्ड एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कि उसने ही हैज अडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन by doing some of the activities which signify that he has adopted the transaction, or he has not given the notice of rejection, or he has not given the call of the acceptance within the certain reasonable time period। ठीक है, तो पहले हम करेंगे अगर आप गुड्स कैजुअली बेचते हो तब आप रिकॉर्ड्स कैसे करते हो। तब एक बहुत सिंपल फंडा है, आप क्या करते हो, अगर आप 90% ट्रांजैक्शंस एज ए सेल करते हो और 10% ट्रांजैक्शंस आप क्या करते हो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, आप क्या करते हो इस 10% को भी सेल मानते हो। समझ आई बात? बहुत सिंपल है और बहुत लॉजिकल है। अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करते हो, कैजुअली सेल ऑफ गुड्स अप्रूवल बेस करते हो, तो आप क्या करते हो, आप इसके लिए अलग से रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इनको भी क्या करो सेल मानो। और वो जो टाइम पीरियड आएगा तब तक अगर उसने गुड्स वापस कर दिए तो एंट्री को रिवर्स करोगे, मतलब आप एंट्री को डिलीट नहीं करते हो, आप रिवर्स एंट्री करते हो। मतलब आप इसको क्या करते हो, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस को जब आपने गुड्स बेच दिए कस्टमर को ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, एक तो आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन वही कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये भी गुड्स जब आप बेचोगे सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, सपोज आपने 1 लाख का माल दिया एक दुकानदार को, 1 लाख का माल दिया और आप कैजुअली करते हो ये ट्रांजैक्शंस, तो आप इसको भी सेल मानो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने उसको पैसे तो नहीं लोगे उससे, तो आप करोगे डेटर अकाउंट डेबिट। अब डेटर का दूसरा नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना। इसको जिस बंदे को दिया उसको आप अपना डेटर मानो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, आप इसको नॉर्मल सेल मानो, ठीक है ना। उसके पास अभी भी राइट है, सपोज 30 डेज का राइट है उसके पास, या 30 डेज का टाइम पीरियड है। 30 डेज के अंदर अंदर अगर उसने अप्रूव कर दिया गुड्स को, तो अगर उसने अप्रूव कर दिया ट्रांजैक्शन को, मतलब उन तीनों चीजों में से कोई भी चीज हो गया, तो नो एंट्री। क्यों? आपने पहले ही उसको सेल माना। बट अगर इसने रिटर्न कर दिए, मुझे बता, अगर इसने रिटर्न कर दिए तब आप क्या करोगे? सर ये जो हमने एंट्री सेल्स मानी थी इसको रिवर्स करेंगे। सपोज इसने बोला कि 30 दिन के तक इसने बोला भाई मैं ना आपके 70,000 के गुड्स लेता हूं, 30,000 के गुड्स नहीं लेता हूं, तो आप क्या करोगे, जो आपने सेल लाख की मानी थी अब उसको वापस करो। अब बोलोगे सेल अकाउंट डेबिट 30,000 टू डेटर अकाउंट, तो अब उसको बोलोगे भाई अब मुझे तुझसे 17,000 लेने, क्यों, तूने 30,000 तक नहीं लिया माल, तो ठीक है सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बहुत सिंपल है। मतलब आप क्या करोगे, जब आपने उसको गुड्स दी थी, ट्रीट इट एज अ सेल इन द बुक्स ओनली। प्रॉब्लम कहां आएगी कि उस पीरियड में हमें रेवेन्यू उतना ही लेना है, तो मैं बोलता हूं कोई बात नहीं ना, मैं तो सेल लिया पूरा, पीरियड की बात हो रही है ना कि मैंने रेवेन्यू ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, मैंने डेटर टू सेल पूरा ले लिया, तो अब वो पीरियड जब खत्म हो जाएगा तब तक देखूंगा इसने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी नहीं दी। एक्सेप्टेंस दे दी सारे की तो ठीक, तो मैंने तो सेल मान ही लिया है, अगर नहीं माना तो मैं रिवर्स करूंगा। तो सर हो गया, ऐसा हो सकता है कि वो 30 डेज अभी नहीं आए और अकाउंटिंग पीरियड क्लोज पे आ जाए, 31 मार्च आ जाए। मैंने उसको सपोज 15 मार्च को दे दिया, 15 मार्च को दे दिया, सर मैंने उसको 15 मार्च को दे दिया, और क्या हुआ 15 मार्च को हो गया, दे दिया उसको 1 लाख का माल, और 31 मार्च हो गया, इसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, इसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, तो मैं क्या करूंगा, सर मैंने फिर ये सेल तो बिल्कुल नहीं माननी है, मैं बोलूँगा ठीक, मैं इसको सेल नहीं मानूंगा, तो मैं एंट्री को रिवर्स करूंगा, मैं एंट्री को रिवर्स करूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तब की बात है जब मैंने उसको 1 लाख का भेजा था, और 1 लाख का अभी 30 दिन तो हुए नहीं और 15 दिन ही हो गए, तो मेरी क्लोजिंग आ गई। अब क्लोजिंग पीरियड तो हुआ है, मैंने तो सेल माना है, बट क्लोजिंग आ गई बीच में, तो इस पीरियड में तो मैं रेवेन्यू ले ही नहीं सकता हूँ, AS9 मुझे मारेगा, फिर ऑडिटर मुझे ऑब्जर्वेशन निकालेगा कि इसने कैसे इसको रेवेन्यू माना, तो मैं इस रेवेन्यू को वापस कर लेता हूँ। फिर दूसरी बात क्या है मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, द आंसर इज नो। ये स्टॉक बचा हुआ है कहाँ, किसके पास, उस दुकानदार के पास,
जिस तरह हम कंसाइन में बोल रहे थे कि उस दुकानदार कंसाइनी के पास माल बचा हुआ है, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इन्वेंट्रीज उसके पास बची हुई है। तो मैं क्या करूँगा, एक एंट्री करूँगा, इन्वेंट्री विद इन्वेंट्री ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इन्वेंट्री ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट, सपोज उसकी कॉस्ट 80,000 है, तो ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों, जब आप अपनी क्लोज स्टॉक निकालोगे तो वहां पे अपने दुकान में सारा क्लोज स्टॉक है, तो क्या आपके पास इतना ही माल है? नहीं सर, वो तो अपना है ही, जो क्लोज स्टॉक आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, और सर 80,000 का माल हमारा उसके पास है, जिस तरह से हमारे कंसाइनी के पास होता था, तो उसको भी क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट करोगे, और फिर जाके ट्रेडिंग अकाउंट को इतने अमाउंट से क्रेडिट करोगे, ठीक है ना, बाय इन्वेंट्रीज। तो आपके पास वहां पे आ गया बाय क्लोज स्टॉक, बाय इन्वेंट्रीज विद दिस पर्सन जिसके पास आपने ये भेजा है, और बैलेंस शीट में आपके पास आएगा स्टॉक कितना जो आपका अपने दुकान में है और जो आपके इस बंदे के पास है। इस तरह से आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा। बस इतना ही है मेरे दोस्तों, इतना ही है इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली और बाकी वाला चीज़ मैं आपको कल के लेक्चर में बताता हूँ, क्योंकि मैंने कल आपके साथ कुछ इस चैप्टर में चाहता हूँ ट्रू फॉल्स वाली चीज़ भी करूँ और MCQs भी करूँ, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। बट अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने ये चीज़ें जो बोली वो क्या थी। अदरवाइज इस टॉपिक में और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैं जर्नल एंट्रीज ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको उससे ग्रिप आ जाएगी। ज़रा ये क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, फिर मुझे बता देना। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप जल्दी क्वेश्चन को नोट करो, मैं अपना मोबाइल से तब तक इस क्वेश्चन को खोलता हूँ ताकि मुझे फिर क्वेश्चन दोबारा ना देखना पड़े। जल्दी जल्दी आप नोट करो। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है ही, तो जरा मैं क्वेश्चन को जल्दी से बताऊं। सीई सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो ये इसको बेचता है सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग 2019। सीई रिकॉर्ड सेल और ट्रांजेक्शंस एज ऑर्डिनरी सेल्स, तो ये माना जाता है यहाँ पे कैजुअली ट्रांजेक्शंस हो रही है, ज्यादा नहीं होती है, तो इसको ऑर्डिनरी सेल्स बताइए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीई एज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, 15 सितंबर को क्या एंट्री होगी, सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न एट कॉस्ट प्लस 33%, एट कॉस्ट प्लस 33%। तो मतलब इसका जो भी कॉस्ट होगा आपने कॉस्ट प्लस 33% जो है वो 1 लाख पे भेजा, ठीक है ना। तो आपने इसके लिए आप क्या नॉर्मल सेल मानोगे। अब मेरे दोस्तों बता दो एंट्री क्या करोगे। सर हम एंट्री करेंगे डेटर बोलो या ट्रेड रिसीवेबल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो आप ट्रेड रिसीवेबल डालना, क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में भी ट्रेड रिसीवेबल है। बाद में आपका जो पेपर चेक करता होगा वो भी ट्रेड रिसीवेबल देखेगा, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आप इसको नॉर्मली सेल्स बोलते हो। क्या सेल वाकई हुई है? नहीं सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से AS9 के हिसाब से अभी सेल नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गई 15 सितंबर को, कोई बात नहीं मैं लिखता हूँ 15 सितंबर को ये ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद क्या हो गया मेरे दोस्तों, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 40,000 का माल वापस आ गया। कब सर, ये माल आया है 20 अक्टूबर को वापस। तो 20 अक्टूबर को आप क्या बोलोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, आप सेल्स को वापस कर सकते हो, सेल्स को बोलोगे या इसको रिटर्न इनवर्स बोलोगे, सेल्स रिटर्न बोलोगे। मेरे हिसाब से आपको सेल्स दिखना चाहिए। क्यों? वाकई ये आपकी सेल हुई नहीं है। जो आपकी सेल होती है ना उसको आप टर्नओवर बोलते हैं, फिर जो सेल रिटर्न होता है उसको माइनस करते हैं, फिर आप नेट सेल्स बोलते हो। तो दोनों चीज़ें सही है, सेल मानना भी सही है या रिटर्न इनवर्ड बोलना भी सही है। तो आप पहले बोलोगे कि मैंने उस सारे को सेल माना था बट वो सेल हुई नहीं, या बोलो ठीक है उसमें से इतना माल वापस आया। दोनों चीज़ें ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स या सेल रिटर्न मतलब होता है कि जो आपने सेल किया होता है उसमें से वापस आ गया। यहाँ पे आप 40,000 का माल वापस आया तो आपको क्या करना है, डेटर को तो कम करना ही है, तो डेटर को क्रेडिट करोगे और सेल्स को, चाहे सेल को करो या आप किसको करो, रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट करो। क्यों? अगर रिटर्न इनवर्ड भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जब आप P&L बनाओगे आप सेल्स बोलोगे, लेस सेल्स रिटर्न करके नेट सेल्स को आप बाहर ले जाओगे, ठीक है ना।
40,000, ये आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद रिसीव्ड लेटर्स ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। 25 नवंबर को उसने फोन कर दिया, भाई मैंने तेरा 40,000 का माल एक्सेप्ट कर दिया, तो कोई एंट्री करोगे? द आंसर इज नो। क्यों? आपने तो सेल उसको ऑलरेडी माना है। तो जो 25 नवंबर का होगा उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। मैं जस्ट यहां पे लिखूंगा 25/11 को नो एंट्री। क्यों? उसने अप्रूव कर दिया और आपने उसको पहले ही सेल माना था। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, ये बोलते हैं 31 दिसंबर को 20,000 के गुड्स, 40,000 का उसने वापस कर दिया, 40,000 का उसने अप्रूवल दे दिया, 20,000 के गुड्स उसके पास पड़े हुए हैं, उसने कुछ भी नहीं बोला और अभी टाइम है। सपोज हमने कोई फिक्स टाइम नहीं दिया तो रीजनेबल टाइम अभी माना जाएगा। तो 20,000 का जो माल उसके पास बचा हुआ है, ये सेलिंग प्राइस है। क्यों? 1 लाख मैंने उसको सेल्स प्राइस पे बेचा था, जो कॉस्ट प्लस 33% था, कॉस्ट प्लस 1/3 था। तो आप मुझे बता दो, वो मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी वो चीज दिखा दी थी, अगर कॉस्ट पे 33.33% था, जिसको बोलते हैं हम 1/3, तो सेलिंग प्राइस पे कितना होता है सर? सेलिंग प्राइस पे ये 1/4 होता है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, अगर कॉस्ट पे 1/3 होता है, 1/2 होता है, सेलिंग प्राइस पे 1/3 होता है। अगर कॉस्ट पे 1/3 होता है, सेलिंग प्राइस पे 1/4 होता है। अगर ये 1/4 होता है, ये 1/5 होता है। 1/2 कितना होता है सर? 1/2 होता है 50%। 1/2 होता है 50%। मतलब अगर कॉस्ट पे कोई चीज़ 50% प्रॉफिट पे भेजी है, मगर मेरे पास अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है, मैं बोलूँगा ये कॉस्ट 100 रुपीज़ है। अगर कॉस्ट 100 रुपीज़ है और मैं इसको 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भेज रहा हूँ, तो कॉस्ट का 50% कितना होता है? 50 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 150। तो अगर एक कॉस्ट पे 1/2 है, 50% है, तो सेलिंग प्राइस में कितना प्रॉफिट है सर? सेलिंग प्राइस में कितना प्रॉफिट है? 50 डिवाइड बाई 150 विच इक्वल टू 1/3, विच इज इक्वल टू 1/3, या आप बोलोगे 33.33%। तो अगर सेलिंग प्राइस पे, अगर कॉस्ट पे 1/3 है, सपोज अब मेरी कॉस्ट मैं रखता हूं यहां पे, सपोज मेरी कॉस्ट 75 है और इस पे प्रॉफिट 1/3 है, कितना आया? 25 रुपया। तो सेलिंग प्राइस आया 100। अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेलिंग प्राइस पे कितना हो जाएगा सर? सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो सेलिंग प्राइस पे ये ऐसे फॉर्मूला निकलता है। आप इसको मैथमेटिकली परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हो, इंटू 100 करना होता है, खाली इंटू 100 तो आपको आएगा 25%। तो यहाँ पे हमें वाला अगर कॉस्ट पे 1/2 है, उस पर 1/3 होता है, अगर इस पे 1/3 है, इस पे 1/4 होता है। अब यहाँ पे क्या था मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये 1 लाख था, कॉस्ट पे 1/3, तो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा सर? सेलिंग प्राइस पे 1/4 होता है। इट मीन्स ये गुड्स थे 75,000 के, प्लस प्रॉफिट आया 25,000, तो ये बना 1 लाख। तो 1 लाख पे कितना होगा? 25% प्रॉफिट होगा 1 लाख पे। अगर उस पे कितना है? 1/3 है, 33.3%, तो इस पे सेलिंग प्राइस पे कितना है? 25% है। 1 लाख पे 25% कितना होता है सर? 25,000 इसमें प्रॉफिट था, ठीक है ना। अब क्या हो गया मेरे पास मेरे दोस्तों, 31 दिसंबर को पता चला कि उसके पास अभी 20,000 का माल पड़ा हुआ है। तो इस 20,000 के माल को हमें क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट, ये सेल तो मेरी है ही नहीं, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल, जो मैंने ऊपर किया होगा, ठीक है ना। कितना? 20,000। तो अल्टीमेटली मैंने कितनी सेल्स मानी इस साल की अगर देखा जाए तो सर? पहले मैंने 1 लाख रुपया सेल माना था, उसके बाद मैंने 40,000 यहाँ पे लेस कर दिया, जो उसने वापस कर दिए, और ये 20,000 जो अभी भी उसके पास बचा हुआ है उसको भी वापस कर दिया। अल्टीमेटली मैंने कितनी सेल मानी? खाली 40,000। वो 40,000 की सेल हुई है कौन सी? जो 25 तारीख को उसने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी। बट मैंने क्या किया, अपना हिसाब बहुत सिंपल रखने के लिए, फिर बाद में मैं एंट्री करता हूँ, मुझे हिसाब नहीं रहता कि मैंने उसको कितना माल दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, जितना भी माल इसको देता हूँ उसको सेल मानता हूँ, और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक, एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट करता है, तो वापस कर देता हूँ। और एट द ईयर एंड, क्योंकि मुझे मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना होता है, करेक्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करना होता है, तो मैं देखता हूँ उसके पास कितना माल बचा हुआ, उसकी भी रिवर्सल एंट्री करता हूँ। अब दूसरी बात यहाँ पे 31 दिसंबर को आ रही है, जब मैं स्टॉक टेकिंग करूंगा तो मेरे पास जो माल पड़ा हुआ, तो क्या मेरे पास उतना ही माल पड़ा है? नहीं सर, मेरे पास उतना ही माल नहीं पड़ा है। मेरे पास और भी कुछ माल पड़ा हुआ है जो मेरे कस्टमर के पास पड़ा है, इस कस्टमर के पास पड़ा है। कितना माल पड़ा है सर? अगर इसका सेलिंग प्राइस है 20,000, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20,000 इंटू 25% इसमें प्रॉफिट होगा,
तो इसमें 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होगा सर 15,000। क्यों 15,000 डिवाइड बाई 3, 5,000 इसमें प्रॉफिट होगा। तो सर ये 15,000 का माल अभी मेरे पास इन दुकानदार के पास पड़ा होगा। तो इट इज इन्वेंट्री विद कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो इसको मैं अलग से दिखाऊंगा अपनी बैलेंस शीट में और इसको ट्रेडिंग अकाउंट से लेस करूंगा। क्यों, ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो दिखेगा उसमें ये माल तो होगा नहीं, तो इस माल को अलग दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक को अलग दिखाना है, तब मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मैं एंट्री करूंगा इन्वेंट्रीज with customers on sale oblique return basis डेबिट 15,000 का माल पड़ा है टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों, ट्रेडिंग अकाउंट से इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्रेडिट करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट सही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे माल कम दिख जाएगा, फिर तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। वो 15,000 का माल और पड़ा और इसको फिर डेबिट करके ये आपका एसेट दिखेगा और वो आपके बैलेंस शीट में फिर स्टॉक दिखेगा। एक आपका दुकान में जो माल पड़ा है और अगर आपके पास कंसाइनी है, कंसाइनी के पास कितना माल पड़ा है और इन बंदों के पास कितना माल पड़ा है। ये है जर्नल एंट्रीज जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब जरा एक दो क्वेश्चन को मैं और डिस्कस कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मेरे दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। Mr. Amit runs an online store wherein the goods are casually sold on sale or approval basis. The following is the information provided to you during 2020. Sale on approval basis 25% on cost. Cost है 1,20,000। अगर 25% है कॉस्ट पे तो 1,20,000 का 25% कितना होता है सर 30,000। तो इसने कितने में भेजा होगा, फिर इसको 1.5 लाख में भेजा होगा। 1,20,000 प्लस 30,000 दैट इज 1.5 लाख पे इसने भेजा होगा। गुड्स 20 फरवरी को उसने रिटर्न कर दिया 80,000, तो इसकी रिवर्सल एंट्री करोगे। 15 मार्च को इसने अप्रूव कर दिया 40,000, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि पहले आपने 1.5 लाख का पूरा का सेल्स माना होगा। 31 मार्च को उसके पास 30,000 के गुड्स बचे हुए, तो इसका वापस रिवर्सल करोगे। 80 और 40 होता है 120 प्लस 130, इनका अगर टोटल करोगे तो ये 150 आएगा। मतलब ये 150 जो है ये सेलिंग प्राइस है और ये 120 कॉस्ट प्राइस है, वो 30,000 का प्रॉफिट है। ऑल द गुड्स आर सोल्ड ऑर्डिनरी इन द कोर्स ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस कंसिडरिंग दैट दीज बुक्स क्लोज ऑन दिस यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित टू रिकॉर्ड द। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ये लिस्ट नंबर 2 है, ये आप घर पे कर देना। नोट एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑन 15 अप्रैल, बोल रहा है 15 अप्रैल को क्या हो गया, द कस्टमर्स हैव रिजेक्टेड द गुड्स फॉर विच अप्रूवल हैज बीन पेंडिंग ऑन 31st डेल्ट विद द सेम। तो इसमें हमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, इसमें हमें क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, हम अभी बुक्स कब क्लोज करें 31 मार्च को। 31 मार्च को वही एंट्री हो जाएगी, फिर जब 15 अप्रैल को देखा जाएगा तब क्या होगा, 15 अप्रैल को फिर उसको रिवर्स करेंगे। बट हमें तो तब सेल ही नहीं माना था, तब कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये नोट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो पहले आप ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स करोगे 1.5 लाख, फिर आप करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट तो ट्रेड रिसीवेबल जो 80,000 को उसने वापस कर दिया, फिर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल जो 30,000 और 30,000 में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लेस करके इन्वेंट्री विद कस्टमर। बोल रहा है फिर 15,000 को कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 31 मार्च को ही वो सारा रिवर्स कर दिया था, ठीक है। इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 3 को भी देखेंगे। सारे आसान क्वेश्चन है बट मैं जस्ट देखता हूँ कोई मुश्किल चीज मत होगी जिसमें आप अटकोगे, बट ऑनेस्टली कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। वो थ्योरी बहुत इस तरीके से लिखी होती थी, आपको लगता है कि मुश्किल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। Illustration number 3, Mr. Kumar sells goods on approval or return basis casually. He has sold goods worth rupees 150. अब यहाँ पे क्या है, goods worth 150 sold at a profit of 33%। यहाँ पे क्या है, ये 150 जो है सेलिंग प्राइस है, ये सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 150 है, तो इट मीन ये सेलिंग प्राइस पे है और सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन सेल। ये 1/3 है सेल पे, तो कॉस्ट पे कितना होगा सर, कॉस्ट पे 1/2 होगा, तो 150 डिवाइड बाई 3 इट मीन्स 50,000 का आपका प्रॉफिट है इसमें, तो इट मीन्स 50,000 का आपका प्रॉफिट है इस पे। अच्छा इधर गया ये, तो आपका 50,000 का प्रॉफिट है विच हैज बीन अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग। तो हमने कभी बेचा था 1.5 लाख का और आज की डेट में ये अप्रूवल पे पेंडिंग है, अभी उसने कुछ नहीं बोला है। आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड द कस्टमर है एक्सेप्टेड गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, तो इसने 75% के गुड्स माने एंड द रेस्ट टू बी कंसिडर्ड। यू आर रिक्वेस्टेड टू पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द क्लोजिंग डेट एंड द एंट्रीज आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द क्लोजिंग डेट पे क्या होगा मेरे दोस्तों, क्लोजिंग डेट पे पहले ये 1.5 लाख की पूरा का पूरा आप क्या करोगे, रिवर्सल करोगे। क्यों, ये आपको बोल रहा है क्लोजिंग डेट पे 1.5 लाख का माल पड़ा हुआ है, ये नहीं बोल रहा कि आपने क्लोजिंग इतना दे दिया है, ये बोल रहा है
क्लोजिंग ही हैज सोल्ड, उसने ऑलरेडी सोल्ड कर दिया, विच हैज बीन अवेटिंग फ्रॉम द कस्टमर एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग। बस इसको अच्छे से देखना है मेरे दोस्तों, कहीं आपको ये गलतियां ना हो जाए। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं। उसने ही सेल्स, पहले लिखा है ही सेल्स ऑन कैजुअली, फाइन यहां तक। फिर बोलता है उसने बेचा था 1.5 लाख का माल जो अभी भी पेंडिंग है। अब क्लोजिंग डेट आ गई तो इस 1.5 लाख को क्या करोगे मेरे दोस्तों, हमने इसको सेल माना था, अब इसको क्या करोगे सर, इसको रिवर्स करेंगे, एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 1.5 लाख। अब क्या हुआ, बोला जब एक्सपायरी पीरियड खत्म हो गया, जब भी वो होगा, सपोज 15 अप्रैल को एक्सपायरी पीरियड खत्म हो गया, तो 15 अप्रैल को क्या कर गया, उसने 75% के गुड्स मान लिए है। तो 75%, 1.5 लाख का 75% कितना होता है, 1.5 लाख इंटू 0.75, तो 1,12,500 की सेल्स करोगे, तो एंट्री करोगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 112,500, और बाकी उसने रिजेक्ट किया, उसको तो हमने ऑलरेडी कुछ माना नहीं था। बट क्या होगा फिर, एक बात, जो उसके पास इन्वेंट्री विद कस्टमर पड़ा था वो जाके वापस आएगा। इन्वेंट्री विद कस्टमर आपने 1 लाख दिखाया था, उसमें से 75,000 का माल चला गया, पीछे बचा 25,000 का, तो उसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज विद कस्टमर अकाउंट। ठीक है, ओ ये वापस, चला इसको मैं वापस लेता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अरे यार एक मिनट, हाँ, तो इसकी फिर एंट्री करेंगे, थोड़ा मैं जूम करता हूं उसको। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री विद कस्टमर 1 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जब एक्सपायरी पीरियड खत्म हो जाए तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स being the goods equal to 75% of the cost of goods sold on approved basis with the remaining being rejected। ठीक है ना, तो इसने क्या कर दिया, गुड्स कितने के इसने बेच दिया। अच्छा ये देखो यहाँ पे, द कस्टमर है एक्सेप्टेड गुड्स, कितने गुड्स, इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इट मीन्स यहाँ पे गुड्स को लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब डिबेटेबल चीज है, इसको फोकस करो इससे। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड द कस्टमर है एक्सेप्टेड गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। यहाँ पे नहीं लिखा है कि इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द गुड्स, इक्विवेलेंट टू द 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। मतलब उसके पास सेलिंग प्राइस पर गुड्स थे, उसने उतने गुड्स वापस दिए विच आर इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। तो 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था, खाली 50%। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट। 1 लाख का माल था जो इसने 1.5 लाख पे भेजा, तो 1 लाख का 75% कितना होता है, 1 लाख का 75% कितना होता है मेरे दोस्तों, 75,000। तो इट मीन्स गुड्स वर्थ 75,000, इसने मतलब जो सेलिंग प्राइस 75,000 है वो इसने एक्सेप्ट कर दिया। तो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो 50% गुड्स इसने एक्सेप्ट कर दिए, 50% गुड्स इसने वापस कर लिए। तो जो 50% गुड्स इसने एक्सेप्ट कर दिए उनकी वैल्यू कितनी है, 75,000। तो इसने बोला था गुड्स इक्विवेलेंट टू कितने, 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट। यहां पे 2 इंटरप्रेशन निकलते हैं और आप अगर दोनों भी लिखोगे तो आपको एजम्पशन यहां पे लिखना पड़ेगा। यहां पे वो एजम्पशन भी लिखा है, यहां पे कोई एजम्पशन वो भी करेगा, अगर आप वो वाली एजम्पशन भी करोगे वो भी बिल्कुल सही है, बट उसमें आपको एजम्पशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि इंस्टीट्यूट से डिफर करेगा। ये आपको पता है, मैं सीए फाउंडेशन के बच्चों की बात कर रहा हूं कि आप यहां पे इंटरप्रेशन निकाल सकते हो। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड द कस्टमर हैव एक्सेप्टेड गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, कि उसने गुड्स जो थे 75% गुड्स एक्सेप्ट कर दिए। तो आप बोलोगे फिर उसने कितने के भी है, 1,50,000 इंटू 75%। तो वो इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल सही है, बट उसमें आपको एजम्पशन लिखनी पड़ेगी 112,500 और पीछे जो गुड्स बचे दैट इज ओनली 25%। या आपको जो इसने एजम्पशन ली है कि यहाँ पे जो मतलब है ही हैज एक्सेप्टेड गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स मीन्स गुड्स 1 लाख के थे, 1 लाख का 75% कितना होगा, 75,000, 75%, तो इट मीन्स 1.5 लाख में से 75,000 के गुड्स इसने मान लिए, 75,000 के इसने रिजेक्ट कर दिए। तो अब पहले तो आपने पूरा सेल वापस कर देता, अब आप 75,000 की सेल मानोगे तो एंट्री करोगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब उसने जो 75,000 के गुड्स वापस कर दिए थे उनको आप अपने गोदाम पे वापस लाओगे
तो इन्वेंट्री विद जो कस्टमर था उसको आपने हटाना पड़ेगा। इन्वेंट्री विद कस्टमर जो था वो आप वैसे भी ओपनिंग स्टॉक आके फिर वो खत्म हो जाएगा, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका। फिर जब नया साल आ जाएगा वहाँ पे आप नए से देखोगे आपकी कितनी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, तो इसको आप नॉर्मली फिर अपनी परचेज में वापस लोगे। तो आप परचेज अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज विद कस्टमर जो था वो मान सकते हो, ठीक है। तो इसने वो एंट्री नहीं की है, बट आपको वो एंट्री करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? ये जो इसने इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स एक एसेट दिखाया था ना 1 लाख, अभी 1 लाख का माल उधर नहीं पड़ा है, इसमें 50,000 के माल बिका हुआ है, तो 50,000 का आपको वापस करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आप चाहे उसको परचेजेस मान लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज विद कस्टमर, वो आपको करना पड़ेगा। इसने वो एंट्री नहीं की है तो आप वो एंट्री कर देना परचेज अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज वो आंसर आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी जो मेरी इससे थोड़ी सी डिफरेंस हो रही है कि आप यहाँ पे बोल सकते थे कि नहीं भाई 75% के गुड्स बिक गए हैं, तो आपकी जो सेल्स आएगी वो आएगी 1,50,000 इंटू 0.75, 1,12,500, और फिर जो वो गुड्स बचे 1,12,500 माइनस 1.5 लाख 37,500, उनकी कॉस्ट कितनी है 25,000। तो फिर 25,000 आप इन्वेंट्री को वापस लोगे। इन्वेंट्री आपने डेबिट किया था उसको क्रेडिट करना, क्यों अब उसके पास कोई माल नहीं बचा। तो ये आपने डेबिट जो किया था 1 लाख, इसमें से इसके हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो 50,000 का माल वापस आया है, तो इस इन्वेंट्री को डेबिट करके तो रखने का कोई फायदा नहीं है, तो उसको वापस करोगे, आप उसको नॉर्मल परचेज में लोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज विद दिस, और फिर बाद में जो कितना इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड होगा वो जाके अलग से आपका ट्रेडिंग अकाउंट में फिर आ जाएगा एट द ईयर एंड, बट ये वाला आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसने गलत कर दिया 4th वाला पार्ट, वो आप ठीक कर देना। अगर इसी का क्वेश्चन है तो मैं आपको इसी के क्वेश्चन के हिसाब से अभी क्या बोल रहा है, वो 50,000 का माल पड़ा हुआ है उसके पास, तो 50,000 का माल जब वो रिजेक्ट करेगा तो वो आपके पास आएगा, तो अब इन्वेंट्री विद कस्टमर नहीं रहा, तो आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी परचेज अकाउंट डेबिट। आप इसको आप परचेज मानोगे क्योंकि ये उसमें मिल जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज विद कस्टमर, जो ऊपर वाला था, तो इसमें से 50,000 का माल वापस आएगा, ठीक है ना, 50,000, ये आप करते ना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे आप क्या किया उसने नंबर्स की जगह जो है क्वांटिटीज में दे दिया, बट आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एस लिमिटेड सेंड्स आउट गुड्स to dealers on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sales and are passed through the day book. तो आप इसको पूरी सेल मानते हो। Just before the end of the account year, this 200 such goods have been sent to the dealer, 250 cost to 200, तो 200 into 250 पे आपने इसको बेच दिया है on sale and are debited to his account. All this were returned. Pass necessary adjustment entries. अब बट यहाँ पे आपको क्या करना है, खाली एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, आपको जनरल एंट्रीज नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो सेल तो आपने उसको पूरा किया होगा, सेल आपने उसको कितना किया होगा 200 इंटू 250, तो आपने उसको 50,000 का सेल किया होगा, बट आपको एडजस्टमेंट एंट्री कितनी करनी है, बोल रहा है 31/3 को उसने क्या किया 50 गुड्स वापस कर दिए थे, तो 50 इंटू 250 12,500 के इसने वापस कर दिया, तो इसकी आप क्या करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, तो ये एंट्री आपने करनी है। 70 वायर सोल्ड वाइल अदर्स वायर, तो 70 सोल्ड कर दिए तो उसको तो कुछ नहीं करना है, 70 तो सेल हो गया, बट बचा कितना पीछे 200 आपने भेजे थे इसको, 200 में से 50 इसने वापस कर दिए, जिसकी आप एंट्री करोगे एडजस्टमेंट, 70 उसने सेल कर दिए, पीछे बचे 80 गुड्स, 80 इंटू 250, तो 20,000 के माल जो है वो तो बिका नहीं है, वो उसको क्या करोगे वापस करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, और 20,000 में क्या है 80 इंटू 200 दैट इज 16,000 का ये माल है जो उसके पास 20,000 का था, तो 20,000 के सेल को वापस करोगे और 16,000 का एंट्री करोगे इन्वेंट्रीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 16,000। बहुत आसान है, कुछ डाउट होगा तो मुझे बता देना, ठीक है ना। तो 3 एंट्रीज आपको करनी है, यहाँ पे सिर्फ आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, इसमें आपको एग्जामिनर मतलब थोड़ा सा फिरकी ले सकता है कि वो पूरी जर्नल एंट्रीज मत करेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी डिट्टो ऐसा ही है वो कर देना, इलस्ट्रेशन 6 भी ऐसा है और इलस्ट्रेशन 7 भी ऐसा ही है, तो आप ये सारी इलस्ट्रेशंस अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेना। कल के लेक्चर में आपको मैं जस्ट बताता हूँ, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, बट क्योंकि मैं कल चाहता हूँ कि आपको एमसीक्यूज और बाकी चीज़ें भी करा दूंगा और इस लेक्चर के अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगा, जो मेरा प्लान है कि मैं आगे बाकी टॉपिक्स के भी मतलब अभी का मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट्स देता हूँ ना मेरे दोस्तों, आज के लेक्चर के साथ हमारे 80 मार्क्स कंप्लीट हो गए, सॉरी 60 मार्क्स कंप्लीट हो गए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमने 60 मार्क्स कंप्लीट कर दिए और आज लेक्चर नंबर अराउंड 41 है, तो 41 लेक्चर्स में हमने 60 मार्क्स कवर कर दिए, इट इज
वेरी एनफ। और मेरा कोई भी लेक्चर शायद 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ, ये अपने आप में बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। आप अगर कहीं पेड कोचिंग सेंटर लोगे तो वहाँ पे आपको 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं और 60-70 लेक्चर्स होते हैं। मैंने 1 ही घंटे में आपको कंसेप्ट देने की कोशिश की है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो काइंड ऑफ वो स्पून फीडिंग हो जाए कि आप खुद से प्रैक्टिस ना करो। मैं व्हाट्सएप पे डाउट्स वाउट्स लेता रहता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको वो सर्विस नहीं मिलती, आपको ना कोई पैसा देना पड़ता और क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलती है। मैं गारंटी देता हूँ जो कंसाइनमेंट में, रीडिंग इंटरेस्ट में, इपोक मेथड में मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया, मुझे यूट्यूब पे या पेड कोर्स पे कोई एक फैकल्टी दिखा तो जो आपको इस लॉजिक से समझा देगा। तो कल हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे कहने का मतलब था कि मैं बाकी टॉपिक्स, अभी तो मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ, बाद में वंस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको फिर वो एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो हम 2-3 ट्राई करेंगे। सारे चैप्टर्स के मैं आपको वो लूंगा, रिविजनल लेक्चर्स लूंगा, और ताकि आपको ग्रिप भी आ जाएगा एग्जामिनेशन। बट अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट नॉलेज बेस्ड जो है नॉलेज आपको देता हूँ, ताकि आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। आपको एग्जाम दोनों चीज़ें लेके आपको सीए बनना है, आपकी वैल्यू एडिशन भी होनी चाहिए नॉलेज के पर्सपेक्टिव में, और आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बनना है। अभी बट आपको मैं ज़्यादा नॉलेज ही देता हूँ, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में कोशिश करूँगा मैं आपको वो एग्जामिनेशन पैटर्न से भी कल कंप्लीट कराता हूँ और कल एक खत्म करेंगे। हालांकि आने वाला जो इसमें कंसेप्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो टॉपिक से क्वेश्चन आते वो मैंने आज ही कवर कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के जितने भी कंसेप्ट है, 1-2 कंसेप्ट को छोड़ के वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल इस लेक्चर को हम कंप्लीट, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम फाइनल अकाउंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।